ये आपका अगला चैप्टर है, माप एवं मापी औजार, मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल। ये इंग्लिश का वर्ड आपको याद रखना है, मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल्स। मेजरिंग टूल्स और मेजरिंग इक्विपमेंट में अंतर होता है। इक्विपमेंट टूल्स थोड़ा सा रफ होते हैं, इक्विपमेंट जो होते हैं वो थोड़ा सा प्रेसिजन होते हैं। ठीक है, वर्कशॉप में या हम किसी कंपनी में जब जॉब या कलपुर्जे बनाते हैं तो उनकी एक ड्राइंग में माप दी जाती है। उस शुद्ध माप में हमें उन कलपुर्जों को बनाना होता है। उन कलपुर्जों को बनाते समय हमें क्या करना होता है, अलग अलग टाइप के मापक औजार यंत्रों का उपयोग किया जाता है, जिन्हें हम मापक यंत्र कहते हैं। अब माप के भी दो तरीके होते हैं। ये कोई जॉब है, गोल जॉब, डायरेक्ट हमने स्केल से इसका व्यास नाप लिया। ये मेथड हो गया डायरेक्ट ही, क्योंकि हमने डायरेक्ट ही प्रत्यक्ष रूप से तुरंत पढ़ लिया। इनडायरेक्ट वे ये है जिसमें कि हमने पहले आउटसाइड कैलिपर से उसका व्यास जांचा और फिर उस आउटसाइड कैलिपर को स्केल के ऊपर रख के उसको पढ़ लिया कि ये इतने मिलीमीटर व्यास की है ये शाफ्ट। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट वे में पहले शाफ्ट पे फिर स्केल पे इसको रखा, इस टूल को, मेजरिंग टूल को। तो इस मेथड को हम कहेंगे इनडायरेक्ट। अगला मेथड है तुलनात्मक। कभी कभी हम क्या करते हैं कि एक सैंपल पीस, मास्टर पीस बना लेते हैं, उससे तुलना करके हम माप लेते हैं, उसको हम बोलते हैं कंपैरेटिव मेजरमेंट। अगला इसका जो टॉपिक है वो है हमारा आपका माप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है ना, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं ये हमें देखना होता है। ठीक है ना, इसमें कई टाइप के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि आपका एक तो होते हैं साधारण। ठीक है ना, साधारण में कौन कौन आते हैं? साधारण इंस्ट्रूमेंट में आते हैं जैसे कि आपका स्टील रूल्स, स्केल नहीं, आपका हुक रूल्स डायरेक्ट वाले। और इनडायरेक्ट में आते हैं, ऑर्डिनरी में ये आते हैं आपके सूक्ष्म मापी प्रेसिजन इंस्ट्रूमेंट में आते हैं माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर्स, हाइट गेज वगैरह। जो सूक्ष्म मापी यंत्र हैं वो तो बहुत छोटी माप लेते हैं। जो साधारण ऑर्डिनरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो 0.05 यानी कि आधे मिलीमीटर तक की माप लेते हैं केवल। इससे शुद्ध माप नहीं होती है तो हमें ये सूक्ष्म मापी यंत्रों की ज़रूरत पड़ती है। अब माप की प्रणाली, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, टाइप ऑफ मेजरमेंट, सीजीएस सिस्टम होता है, एक एफपीएस सिस्टम होता है। ठीक है, एक एमकेएस भी होता है, परंतु आजकल जो यूज़ करा जा रहा है वो सीजीएस सिस्टम और एफपीएस सिस्टम प्रणाली यूज़ करी जा रही है। विदेशों में एफपीएस और हमारे यहाँ पर सीजीएस। सीजीएस का मतलब सीधा सीधा सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, यानी कि जो लंबाई है वो सेंटीमीटर में और जो द्रव्यमान है वो ग्राम में और सेकंड में। इसके सीजीएस में और भी कैटेगरी में आते हैं। सीजीएस सेंटीमीटर की जगह मिलीमीटर, ग्राम, सेंटीग्राम, तो ये सारे आपके आते हैं सीजीएस सिस्टम में, जो सबसे ज़्यादा यूज़ करी जाती है। इसमें 1 मिलीग्राम 1 सेंटीग्राम के बराबर, 10 मिलीग्राम 1 सेंटीग्राम के बराबर होगा, 10 ग्राम 1 डेकाग्राम के बराबर होगा, 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर होगा, यानी कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, और आपका आयतन 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीलीटर होता है। ये हमें याद रख लेने हैं। कुछ और ये भी है, एक समकोण कितने ग्रेड के बराबर होता है? 100 ग्रेड के। एक वृत्त 400 ग्रेड के बराबर होता है। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ये भी हमें याद रखना है। एफपीएस सिस्टम में वजन का मात्रक पौंड होता है। ठीक है ना, तो ये हमें याद रखना है। अब अगला, 1 फुट में कितने 12 इंच होते हैं? 1 इंच के 64 भाग हैं तो 1 भाग 1/64वां भाग कहलाएगा। 1 इंच के यदि हमने 8 भाग किए तो 1 भाग को हम 1 सूत कहते हैं।
ठीक है, ये हमें याद रखने हैं। सेंटीग्रेड तापमान नापने के लिए सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में हमें अंतर पता होना चाहिए, इसका फार्मूला भी हमें पता होना चाहिए। एफपीएस प्रणाली और इस दोनों में अंतर। भाई एफपीएस में तो देखो इसका द्रव्यमान का मात्रक पौंड है, सीजीएस में मिलीग्राम है, सेंटीग्राम है, किलोग्राम है, कुंटल है, मैट्रिक टन है। ये हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसमें लंबाई का मात्रक मैट्रिक प्रणाली में मिलीमीटर में माप सकते हैं, सेंटीमीटर में भी, मीटर में भी, किलोमीटर में भी। सीजीएस सिस्टम में आपका सेंटीमीटर और ग्राम सेकंड प्रणाली इसको हम कहते हैं। ये मैंने पहले से ही बता दिया आपको। समय के मात्रक तो दोनों में सब सेम होते हैं। अब अगला आता है हमारा 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ये कुछ चीज़ें आप याद रख लेंगे। 1 लीटर बराबर होता है 10 डेसी क्यूबिक डेसीमीटर। 1 क्यूबिक डेसीमीटर, 1 क्यूबिक डेसीमीटर बराबर 1 लीटर। ठीक है, ये हम याद रखेंगे। अब अगला इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए, ये हम खुद से कर लेंगे। अब बात आती है रूल की। जो पैमाने होते हैं, जो स्टील रूल होता है, रूल में और स्केल में थोड़ा अंतर होता है। इस रूल एक स्टेनलेस स्टील का बना होता है, स्प्रिंग स्टील का भी कभी कभी बनाते हैं। ये इस पर निशान पहले से खूब सारे अंकित होते हैं और ये 150 से लेकर 600 मिलीमीटर में उपलब्ध होता है। और ये आप ये ध्यान रखें, यदि किसी जॉब की ड्राइंग दिए हुए मापों पर कोई टॉलरेंस नहीं दी गई तो समझना चाहिए कि जॉब की ड्राइंग स्टील रूल से बनी है। ये भी ध्यान रखना। यदि हमें किसी मापों में कोई टॉलरेंस ड्राइंग पर नहीं दी गई, इसका मतलब स्टील रूल से हम उसको बनाते हैं। अब बात आती है स्केल की। स्केल एक काल्पनिक चीज़ है, या वैसे उसको बना भी सकते हैं हम, लेकिन उसमें क्या होता है कि उसे ड्राफ्टमैन यूज़ करता है। उसमें एक हम पैमाना मान लेते हैं कि हम जब ड्राइंग बनाएंगे तभी हम स्केल का यूज़ करते हैं। 100 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर की दूरी है। अब जैसे भारत का मानचित्र बनाना या कोई और ड्राइंग बनानी, तो हम ये जो स्केल है ये एक अनुपातिक पैमाना है, जो कि बहुत बड़े आकार को छोटी ड्राइंग पर बनाने का एक अनुपातिक तरीका है। ठीक है, अब आती है बात स्केल और रूल में अंतर। ये इंजीनियर द्वारा प्रयोग किया जाता है स्केल का, आपका ड्राफ्टमैन नक्शे बनाने वाले के द्वारा ही प्रयोग किया जाता है। अब एक स्केल को हम ऐसे मान सकते हैं कि 1 किलोमीटर की दूरी बराबर 1 किलोमीटर। ठीक है, अब आता फ्लेक्सिबल रूल। फ्लेक्सिबल रूल आपने देख ही रखा है, ये सिंपल इसमें चित्र में दिखाया गया, आप इसे पढ़ लेंगे। इसमें इंच में एक साइड और दूसरी तरफ मिलीमीटर में सेंटीमीटर में बन रहते हैं खाने। एक हुक रूल होता है, इसमें एक तरफ हुक लगा रहता है। ये क्या करता है कि स्लॉट की गहराई या लंबाई मापने के काम आता है। आप स्लॉट के अंदर इसको डालेंगे और वो हुक जहाँ पे लास्ट होगा वहाँ से ये फंस जाएगा, जैसे ये दिखाया गया, तो ये गहराई इसकी माप देगा ऐसे। ठीक है ना, तो ये इस टाइप के हुक रूल वगैरह हैं, शॉर्ट रूल है, की रूल है, ये आप अच्छे से पढ़ लेंगे। आगे आता है श्रिंक रूल। श्रिंक रूल में क्या होता है कि उसका पैमाना थोड़ा सा छोटा बनाया जाता है। ठीक है, ये वैसे स्टील रूल के भांति होता है, लेकिन इसमें जो सेंटीमीटर के इंच के खाने थोड़े सा बड़े होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये सिकुड़न को भी जोड़ के बनाया जाता है। जैसे हम किसी चीज़ को मापते हैं ठंडा करके तो उसमें सिकुड़न होती है। ठीक है, जब ये गर्म कंडीशन में होगा कास्ट आयरन की कोई बनी हुई चीज़ स्टील की, तब हम मापेंगे इससे श्रिंक रूल से, और ठंडा होने के बाद इसकी माप वो फिर एग्जैक्ट आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया आपका। अब अगला हो गया आपका रूल और सूक्ष्म मापी में अंतर। रूल डायमेंशन में, रूल डायमेंशन क्या, स्टील रूल या पैमाने से जो नाप लेते हैं हम 0.5 मिलीमीटर तक शुद्ध होती है वो, जबकि आप इससे माप लेंगे तो 0.01 मिलीमीटर तक शुद्ध होगी या इससे ज़्यादा भी। ठीक है, और इंच में
001 इंच से अधिक। क्लियर है भाई। अब बात आती है मेजरिंग टूल्स। डिवाइडर भी एक मेजरिंग टूल में ही आता, क्योंकि डिवाइडर से हम किसी गोल जो पैरेलल रेखाएं भी खींच सकते हैं। जो आपका और अलग टाइप का डिवाइडर होता है, ठीक है। और मार्किंग के काम भी आता है डिवाइडर। डिवाइडर दो टाइप के हो जाते हैं, एक तो फर्म जॉइंट, एक स्प्रिंग जॉइंट। स्प्रिंग्स के द्वारा भी ये दिखाया गया है, ठीक है ना। तो ये माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं। हार्ड, इनकी जो नोक है वो हार्ड करी हुई होती है, ठीक है। इसके द्वारा हम किसी भी जॉब पर वो लगा सकते हैं, चाप लगा सकते हैं, और पैरेलल लाइनें भी खींच देते हैं। 45 डिग्री पर इसकी वो मुड़ी रहती है एक नोक, ठीक है। अब आता है कैलिपर। कैलिपर एक आउटसाइड कैलिपर होता है, एक इनसाइड कैलिपर होता है। आउटसाइड कैलिपर आउटर डाया नापने के लिए, लेकिन उनकी जो ये है आपकी जो इसकी ये लेग्स हैं ये अंदर को मुड़ी होती है। ये स्प्रिंग द्वारा भी एडजस्टेड हो जाता है, जबकि इनसाइड कैलिपर की बाहर की तरफ होती है, क्योंकि ये अंदर का व्यास नापने के काम आता है। ये प्राय हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं, ये हम ध्यान रखेंगे। आगे आपका हो गया, ये कौन सा हुआ, स्प्रिंग कैलिपर, स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर तो मैंने पीछे दिखाया ही है, स्प्रिंग खाली इसमें लगा हुआ और कुछ नहीं। एक इसमें ओड लेग कैलिपर भी है। इसमें क्या है कि एक तो नॉब इसकी सीधी होगी और एक 45 डिग्री के कोण पे ऐसे मुड़ी होती है। ये दो पैरेलल रेखाएं खींचने के काम आता है। इसे जेनिक कैलिपर या हर्मोफ्राइट कैलिपर भी कहते हैं, ठीक है। अब अगला आता है, इनका यूज़ आप इसमें अपनी बुक में पढ़ लेंगे, इसको भी थोड़ा समझ लेंगे। ट्रांसफ़र ऑफ कैलिपर्स। अब हम क्या करते हैं कि जेनिक कैलिपर का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, ये भी हम समझ लेंगे। इसका प्रयोग हम छड़ का केंद्र निकालने में करते हैं, आंतरिक किनारों के साथ मार्किंग करने के लिए किया जाता है, पैरेलल रेखाएं खींचने के लिए करते हैं, टांग मुड़ी होती है, वक्र बनाने के लिए भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है आपके इस चैप्टर में पंच की। पंच 3 टाइप के होते हैं। ये क्या करते हैं, जब हम मार्किंग क्रिया करते हैं, मार्किंग मीडिया लगाते हैं और लोहे के जॉब पर हम कोई ड्रिल करना चाहते हैं, तो उसका एक पॉइंट लगाने के लिए, उसको परमानेंट करने के लिए, उस माप को वो मिट ना जाए, हम सेंटर पंच से, हथौड़े की सहायता से या स्प्रिंग सेंटर पंच से उसमें निशान लगा देते हैं। वो परमानेंट निशान उस पर ड्रिल का पॉइंट रख के ऐसे और ड्रिल कर देते हैं, तो फिर वो सही इस जगह पर ड्रिल होता है। तो सेंटर पंच के कई टाइप के यूज़ होते हैं। जो लोहे या किसी मटेरियल के ऊपर जो हम वो मार्किंग करते हैं उसको परमानेंट करने के लिए, जिससे कि फिर बाद में उसमें कट लगाया जाता है, तो हम इन पंचों का यूज़ करते हैं। इन पंच में सेंटर पंच होता है, 90 डिग्री का एंगल कटिंग एंगल कोण होता है, उसका पॉइंट का जॉइंट पॉइंट कोण होता है। नीचे का जो नोक होती है, ये वाली नोक इसका। और आपका दूसरा डॉट पंच होता है। डॉट पंच का 60 डिग्री का एंगल होता है, थोड़ा नरम धातुओं के लिए यूज़ होता है। और प्रिक पंच का 30 डिग्री का होता है, और भी ज़्यादा नरम धातुओं के मार्किंग करने के लिए उपयोग करते हैं। ऑटोमेटिक पंच होता है, उसमें ऑटोमेटिक स्प्रिंग की सहायता से वो, उसमें हथौड़ा लगाने की ज़रूरत नहीं है, उससे पंचिंग क्रिया करी जाती है। अब आगे आता है होलो पंच। और ये आपका होलो पंच क्या करता है, गत्ता, चमड़े, गैस्केट आदि में होल करने के काम आता है। ये आपका दिखाया गया है चित्र में होलो पंच। बैल पंच बहुत ही इम्पोर्टेंट पंच है। ये क्या करता है कि गोल आकार के, इसमें ये इस तरीके का डिजाइन होता है, इसमें 2 लेग होती है ना, ये क्या करती है, छोटे बड़े जॉब के एक फेस पर, गोल जॉब के एक फेस पर सेंटर पॉइंट लगाने के काम आता है, ठीक है। जॉब अलग अलग साइज़ के हो सकते हैं, इस ये आगे पीछे हो जाती है, तो इसका अपना अलग उपयोग है, ये आप पढ़ लेंगे। अब आगे आता है
सेंटर पंच और डॉट पंच में अंतर ये तो आप समझ ही लेंगे। 90 डिग्री का इसका कोण होता है, 60 डिग्री का इसका होता है। इसकी लंबाई 100 से लेकर 150 सेंटीमीटर मिलीमीटर तक होती है, ठीक है। और ये इनकी लंबाई 100 से 150 सेंटीमीटर और व्यास 6 से 13 मिलीमीटर। ये तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है हैमर्स की। इससे पंच से संबंधित क्वेश्चन कर लेंगे। हैमर्स में आता है आपका कई टाइप के हैमर होते हैं, पावर हैमर, हैंड हैमर, स्लेज हैमर, क्ला हैमर और सॉफ्ट हैमर। इनकी ये सबसे पहले तो हम ये याद रखेंगे कि कोई भी टूल हो वो किस मटेरियल का बना है। ये हाई कार्बन स्टील के बन जाते हैं, ये हमें याद रखना है। इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं वो याद रखना है। इसके फेस को क्या हार्ड एंड टेम्पर किया होता है ये भी याद रखना है, ठीक है। अब ये क्या है कि किस किस साइज़ में उपलब्ध होते हैं, ये इनका वेट के अकॉर्डिंग इनका कैटेगराइजेशन किया जाता है। इनका जो असल में जो ये हैमर उपलब्ध होते हैं, ये हैमर आपके 0.110 ग्राम से लेकर ये अगर लास्ट का हम ले स्लेज हैमर को, तो ये लगभग आपके 10 किलोग्राम तक के उपलब्ध होते हैं। लेकिन ये जो बॉल पिन और क्रॉस पिन और आपका स्ट्रेट पिन हैमर है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ करे जाते हैं। इनमें क्या होता है कि बॉल पिन में तो बॉल जैसा आकार होता है। इनका जो वर्गीकरण है वो 0.1 किलोग्राम से लेकर 110 ग्राम से लेकर 910 ग्राम तक होता है, ठीक है। यानी कि लगभग एक किलो तक के हैमर होते हैं। ये क्रॉस पिन जो हैमर होता है, बॉल पिन का अलग उपयोग है, बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं हम, चिपिंग रिवेटिंग क्रिया में करते हैं। और क्रॉस पिन का वी आकार के हम झुर्रियाँ बनाने में और कोने बनाने में हम इसका उपयोग करते हैं। अब अगला आता है आपका ये हथौड़ा, ये दिखाया गया है। अब इनकी पहचान कैसे करेंगे। ये तो बॉल पिन हो गया, ये हाफ राउंड शेप में। ये क्रॉस पिन हो गया, मतलब ये क्रॉस पिन होगा, इसकी जो ये इधर तो यहाँ पर तो इसका हैंडल निकलेगा, और ये जो इसकी एज है, जो इसकी धार है, ये इसके क्रॉस में होगी, इसलिए इसे क्रॉस पिन कहते हैं। और ये स्ट्रेट पिन, इसकी जो धार है वो इस हमारा जो इसका हैंडल है लकड़ी का, इसके पैरेलल होगी, तो इसको हम स्ट्रेट पिन कहेंगे। स्ट्रेट पिन नलियाँ, स्लॉट, रिवेट, हेड्स आदि बनाने के काम आता है। सबका वज़न लगभग 0.11 किलोग्राम से लेकर 0.91 किलोग्राम तक होता है, यानी कि 110 ग्राम से लेकर 910 ग्राम तक, ठीक है। स्लेज हैमर थोड़ा सा हैवी वर्क करने के, एंगल, सरिया आदि काटने के काम आता है। इसका वज़न 2 से 10 किलोग्राम तक का होता है। क्ला हैमर क्या करता है, वो पिन वगैरह निकालने के या कारपेंट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जिसका जो इस पर 2 नुकीले वो बनी रहती है, झिरी कटी रहती है, उसमें कील फंस जाती है और उसको निकाल सकते हैं हम। सॉफ्ट हैमर क्या होता है, तांबा, पित्तल, शीशा, एल्युमिनियम, लकड़ी यानी कि सॉफ्ट धातुओं के बनाए जाते हैं, ये सॉफ्ट हैमर कहलाते हैं। इनका भी बहुत ज़्यादा उपयोग है। इनसे कोई भी जिसको हम पीठ छेद के सही बना रहे हैं, धातु चादर है या कोई भी, वो ख़राब नहीं हो पाती, तो इनका अपना उपयोग है। मैलेट लकड़ी का बना एक हैमर होता है, जो सागवान या किंकर आदि की लकड़ी का बना होता है। नाइलॉन हैमर के अलग अपने उपयोग हैं। अब इसके बाद आता है वी ब्लॉक। वी ब्लॉक 90 डिग्री का कोण इसके 2 सरफेस के बीच होता है वी ब्लॉक के। इसका उपयोग हम गोल जॉब को रखने, सहारा देने के लिए करते हैं, फिर उसमें ड्रिलिंग क्रिया कर सकते हैं या कोई और क्रिया कर सकते हैं, ठीक है। तो वी ब्लॉक ये दिखाया गया है, देखो इसका उपयोग ऐसे करते हैं। जैसे हमने एक बड़ी छड़ को सी क्लैंप की सहायता से वी ब्लॉक पर रख दिया तो स्टेशनरी हो जाएगा। एक वी ब्लॉक ऐसा भी होता है जो मैग्नेटिक होता है, जिसमें यहाँ पर टेम्परेरी मैग्नेट होती है। अगर इसको घुमाएंगे हम इस हैंडल को, तो इस पर मैग्नेट बन जाएगी। ये यहाँ पर अगर कोई जॉब रखा जाता है तो ये इसको खुद ही पकड़े रखेगा। इसमें हम
ड्रिलिंग और ग्राइंडिंग क्रिया आसानी से कर सकते हैं इस पर रख के। ठीक है ना। अब बात आती है वी ब्लॉक की परिशुद्धता। वी ब्लॉक की जो परिशुद्धता है वो ग्राइंड व हार्ड करके ये बनाए जाते हैं। तो इसमें तो कोई बस ये है कि उपयोग, आप ये सब जो मैंने बताए वही उपयोग है इसके। गोल जॉब को पकड़ने का काम आता है। सरफेस ग्राइंडिंग, ड्रिलिंग, मिलिंग, फेसिंग क्रिया करने में वी ब्लॉक का उपयोग काफ़ी किया जाता है। ठीक है ना। एक मार्किंग टेबल होती है, लोहे की बनी, एक ठोस लोहे की बनी बिल्कुल प्लेन टेबल, जिसे जो कि ITI की वर्कशॉप में भी है, इसे हम मार्किंग टेबल कहते हैं। ठीक है। तो ये चैप्टर पूरा हुआ है स्टूडेंट। इस चैप्टर से संबंधित सारे क्वेश्चन हम कर लेंगे, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है ना। तो माप एवं मापिंग औजार हमारा चैप्टर ये पूरा हो जाता है, टूल्स। फिर आगे से हम इसका अध्ययन करेंगे।